Dear students, in this video we will deal with the topic that is osmotic pressure. Now here you can see a diagram has been shown, and this is a vessel containing water, and this vessel which is kept inside the solvent is containing a concentrated solution. And here a glass tube has been shown to you, a column has been shown to you. This is a porous pot fitted with a semi-permeable membrane. A semi-permeable membrane, copper cupric ferrocyanide membrane has been put here, which is semi-permeable. That means it allows the movement of only solvent molecules through it. In this you have distilled water, and inside the pot you have a concentrated solution. Now if you will leave this apparatus for some time, the water molecules will move from its higher to lower concentration, and gradually the level of water in this glass tube will rise. And if you will leave, अगर आप इस apparatus को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, काफी समय के लिए, तो जो movement है water का वो बंद हो जाएगा inward from solvent to solution, and the level will reach to its final level, and now this will not change. और इस समय पे जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट और सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ से बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट हो रहे हैं from the solution to solvent and from solvent to solution. So this is the equilibrium condition. Now at this condition no osmosis is taking place, so the pressure exerted by this water column, that is hydrostatic pressure, is counterbalancing the osmotic pressure here. क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, तो कोई भी मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल का नहीं होगा. इसका मतलब कि ये प्रेशर किसको रोक रहा है? इट इज जस्ट प्रिवेंटिंग द ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर सोल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच बिल्ड्स अप व्हेन द सोल्यूशन इज सेपरेटेड from the solvent by a semi-permeable membrane and is just sufficient to stop the phenomenon of osmosis. और इसको एक और डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस डायग्राम. यहाँ पे भी एक देखिए एक डायग्राम बना है, इसमें एक जो है आपका एपरेटस है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, और एक यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन के द्वारा अप्लाई किया गया है सॉल्यूशन के ऊपर, और यहाँ एक ग्लास ट्यूब है सॉल्वेंट के ऊपर. नाउ अगेन दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अकॉर्डिंग टू द लॉ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन. ये मूव करते रहेंगे और ग्लास ट्यूब का लेवल जो है वो एक लेवल पे नीचे होता रहेगा जब तक कि ऑस्मोसिस हो रहा है. और जैसे ही आप एक्सटर्नल प्रेशर पिस्टन के द्वारा सोल्यूशन पे लगाएंगे विच इज सफिशिएंट टू काउंटर बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, देन दिस लेवल इन द ग्लास ट्यूब विल बिकम स्टैटिक एंड देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम solution to solvent, that is it will stop the osmosis. तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. It is defined as the external pressure which should be applied on solution in order to stop the phenomenon of osmosis. तो आप ये कह सकते हैं overall कि osmotic pressure is the minimum pressure applied on the solution to just prevent osmosis. जो osmosis को रोक दे वो प्रेशर जो सॉल्यूशन पे हम अप्लाई करते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है. इसी का बिल्कुल उल्टा है रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस में अगर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हाई प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल, वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट से सोल्यूशन में ना होकर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में होने लगता है, और इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और रिवर्स ऑस्मोसिस में बिल्कुल उल्टा होता है. सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सी टू मेक इट पोर्टेबल, टू मेक इट फीजिबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. क्योंकि फिर सी वाटर से वाटर जो है सॉल्ट को छोड़ के उल्टा जो है सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में मूव करने लगेगा, एंड दैट विल गिव यू द प्योर ड्रिंकिंग वाटर. Next we come to the laws of osmotic pressure and Van Hoff's equation. So now let's come to the laws of osmotic pressure and Van Hoff's equation. Van Hoff, he was a scientist, and he established that the solute particles present in the solution, they behave exactly like the molecules of a gas
An osmotic pressure of a dilute solution is equal to the pressure which solute will exist if it were a gas at same temperature and occupy the same volume as that of the solution. इसका मतलब कि वेंट हॉफ ने ये कहा था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन का वैसा प्रेशर होता है अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स गैस होते सेम टेम्परेचर पे और वो उतनी ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते जितनी कि उसका सॉल्यूशन ऑक्यूपाई करता है. तो इसीलिए अगर ऑर्डिनरी गैस लॉज को हम सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं तो उनको कहा जाता है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विच आर सिमिलर टू द गैस लॉज. और लॉज कौन कौन से हैं? बॉयल वेंट हॉफ्स लॉ, अनदर इज चार्ल्स वेंट हॉफ्स लॉ एंड एवोगैड्रोस वेंट हॉफ्स लॉ. Okay, Boyle's law is similar to the Boyle-Ven't Hoff law. According to this, osmotic pressure of the solution is directly proportional to its concentration at constant temperature, and concentration is inversely equal to volume. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं pi is directly proportional to 1 by V. Next is Charles Ven't Hoff's law. According to this, osmotic pressure is ये भी Charles law की equivalent है. In this, osmotic pressure is directly proportional to the absolute temperature, keeping the pressure constant. This is second equation. Avogadro's Ven't Hoff's law states that अगर equal volume है solution के तो उसमें equal number of moles of solute होंगे अगर temperature और osmotic pressure same है तो ये तीन laws हैं जो osmotic pressure के laws हैं. इसके बाद आता है how we have derived the Ven't Hoff's equation. तो अगर हम 1 और 2 equation जो Boyle's Ven't Hoff's equation है और चार्ल्स वेंट हॉफ्स इक्वेशन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो यू विल गेट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसको कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट. एंड वेंट हॉफ हैज शोन दैट सॉल्यूशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द गैस कांस्टेंट एंड देयरफॉर यू कैन आल्सो राइट इट एज पाई वी इज इक्वल टू आर टी. अगर n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो हम यहाँ पे n इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशंस, and pi is equal to n by v RT. Now if temperature is constant then R is again a constant, so pi will be directly proportional to n by v. Thus osmotic pressure of the solution depends upon number of moles of solute dissolved in a definite amount of solvent, and thus it is a colligative property. Now number of moles is again replaced by weight of solute and molar mass of solvent, so finally you will get this expression, and if you have to find it out the molar mass of the solute you can easily find from this equation, and the modified form of the equation is given here. Value of R you will take as 0.0821 liter atmosphere per Kelvin, when pi, that is osmotic pressure, is in atmosphere, volume is in liter, and temperature is in Kelvin. Now if two solutions are isotonic means of same concentration, then you will have two similar equations of osmotic pressure as pi V1 is equal to N1 RT and pi V2 is equal to N2 RT. Now dividing 1 by 2, you will get V1 upon V2 is equal to N1 by N2. So N1 upon V1 is equal to N2 upon V2. It means N by V is showing you the molar concentration. That means if the solutions are isotonic, the molar concentrations will be same. Now we'll solve a few numericals related to the osmotic pressure. Now let's see the first numerical here. Calculate the osmotic pressure of the urea solution at 25 degrees Celsius which contain 5 gram of urea, that is molar mass is 60, dissolved in 100 centimeter cube of the solution. So as you know, the formula is pi V is equal to W by M dash RT. If you have to find the osmotic pressure, we'll modify the equation like this. Now let's substitute the values. The weight of the solute has been given as 5. You can see here weight of solute is 5 gram. Divided by molar mass, that is 60. Urea molar mass is 60 into R. R has been taken as here 0.0821 that I have already told you while explaining. Temperature in Kelvin will be 298 Kelvin because here the temperature is given as 25 degrees Celsius at 273 here. Divided by volume, and volume here is, again you have to take it in liters, so convert 100 into liters and you will get it as 0.1. Now if you solve it out, you will get the answer as 20.4 atmosphere.
So this is the osmotic pressure of the solution here. Now the next question is 1 liter aqua solution of sucrose of molar mass 342 gram per mole weighing 1015 gram is found to record on osmotic pressure of 4.82 atmosphere at 293 Kelvin. What is the molality of the sucrose solution? And R value is given. So again the formula of osmotic pressure is pi V is equal to nRT, and you have to first calculate the number of moles of solute. So here the value of osmotic pressure is given as 4.82 into volume is given as 1 liter divided by value of R will be 0.0821 into the value of temperature is given 293 Kelvin, and if you solve it out you will get it 0.2 moles of sucrose. Okay, so firstly we will find the weight of the solute, that is mass of solute. So weight of solute is equal to number of moles into the molar mass of the solute, that has been given as 342 gram is given here. So you will multiply it with 342 and you will get it as 68.4 gram. So you can find the weight of the water present in the solution. So weight of water will be equal to weight of solution, that is given as 1015, I think. Yes, weighing 1015 grams. So we will write here 1015 minus weight of the solute, that is 68.4, and this will give you 0.9466 kg. Okay, so this is the weight of the water. Now let's take out the molality of the solution. So molality is the weight, number of moles of solute dissolved per kg of the solvent. Okay, per kg of solvent. So number of moles of solute is 0.2, that we have already find it out, and divided by per kg of the solvent. This firstly we have taken out in grams and then converted in kgs. So divided by 0.9466, and this will come out to be 0.2113. Okay, so this is the molality of the solution, and this is the answer that has been asked.